दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आप सुनेंगे ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। आज की कहानी है बस स्टेशन नाइट, एक सच्चा घटनाक्रम जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो तैयार हो जाइए और सुनिए हमारी आज की डरावनी दास्तान। सर्दियों की एक गहरी रात थी, जब कोहरा पूरे शहर पर ऐसे छाया हुआ था जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। दिल्ली के बाहरी हिस्से में मौजूद एक पुराना बस स्टेशन, जो अब ज्यादातर वक्त वीरान ही रहता था, उस रात किसी वजह से अजीब सा महसूस हो रहा था। वही बस स्टेशन जहां कभी रौनकें होती थीं, चाय की दुकानों पर भीड़ जमा रहती थी, अब वहां सन्नाटा अपने पंजे गाड़ चुका था। रवि नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी, अपने गांव से दिल्ली आया था। उसे अगली सुबह इंटरव्यू के लिए एक दूसरी बस पकड़नी थी, और चूंकि रात बहुत हो चुकी थी और जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने तय किया कि वो रात वहीं बस स्टेशन पर काटेगा। चारों तरफ कोहरे की चादर और हल्की सी सीलन वाली ठंडी हवा थी। स्टेशन की बेंच पर बैठते ही रवि ने अपने जैकेट के कॉलर को गर्दन तक खींच लिया। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। प्लेटफॉर्म के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी सफेद दाढ़ी और टेढ़े मुड़े हाथों में कांपती हुई बीड़ी थी। रवि ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा उसे घूरता रहा, बिल्कुल बिना पलकें झपकाए। रवि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। शायद वो थक गया था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 2 बजा चुकी थीं, जब रवि को स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई। वह आवाज बिल्कुल धीमी थी, मानो कोई किसी और से फुसफुसा रहा हो। रवि चौंका। यहां कौन होगा इस वक्त? उसने सोचा कि शायद कोई और मुसाफिर हो, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो स्टेशन की उस पुरानी इमारत के दरवाजे थोड़े से खुले हुए थे, और उनके अंदर से एक हल्की नीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। रवि कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम दरवाजे की तरफ उठाया, वो बूढ़ा आदमी, जिसकी तरफ वो अब तक ध्यान नहीं दे रहा था, अचानक बोल पड़ा, उधर मत जा, वो जगह जिंदा लोगों की नहीं। रवि ठिठक गया। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठा और पास आता हुआ बोला, हर साल इसी दिन रात के 2 बजे के बाद कि दरवाजा खुलता है, और जो भी उस रोशनी के पीछे जाता है वो वापस नहीं आता। रवि ने सोचा कि शायद बूढ़ा पागल है या नशे में है, लेकिन जब उसने वापस दरवाजे की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो, सीधा उसकी आंखों में। फिर एक अजीब सी गंध फैली, जैसे किसी ने पुराने लोहे और गीली लकड़ी को एक साथ जलाया हो। उस गंध में कुछ ऐसा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रवि ने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसकी नजरें उस दरवाजे से हट नहीं रही थीं। फिर अचानक दरवाजा पूरी तरह खुल गया, और अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी, तेज, तीखी और दर्द से भरी हुई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका दिमाग कह रहा था, भागो, लेकिन जिस्म जैसे किसी और की मर्जी से चल रहा हो। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के करीब पहुंचते ही रवि के कानों में फिर से वही आवाज गूंजने लगी, फुसफुसाहटें, जैसे कई लोग एक साथ कोई दुआ पढ़ रहे हों या कोई रहस्यमयी मंत्र बुदबुदा रहे हों। उसने अपने होंठ भींच लिए और दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा बिना आवाज किए पूरी तरह खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक लालटेन जल रही थी।
उसकी पीली रोशनी झूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य हवा उसमें कंपन भर रही हो। दीवारों पर काले निशान थे, जले हुए हाथों के जैसे। कुछ निशान तो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार खरोंच दी हो। रवि ने एक कदम और अंदर रखा, तभी उसकी आंख एक तस्वीर पर पड़ी। दीवार पर टंगी एक पुरानी धूल भरी तस्वीर, जिसमें 4 लोग खड़े थे। उनमें से एक औरत की शक्ल एकदम साफ थी, उसी की थी जिसकी चीख उसने कुछ देर पहले सुनी थी। उसका गला सूख गया। उसने तस्वीर को गौर से देखा। उस औरत की आंखें कुछ ऐसी थीं जैसे वो तस्वीर से बाहर आकर उसे देख रही हो। और जैसे ही रवि ने पलक झपकाई, तस्वीर की आंखें अचानक लाल हो गईं। एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। रवि पीछे भागने ही वाला था कि उसके सामने एक परछाई उभरी। औरत की वही परछाई जो तस्वीर में थी, अब उसके सामने हवा में लटक रही थी। तुमने आ ही जाना था, वो बोली। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई दूर कुएं से बोल रहा हो, गहरी और गूंजती हुई। मैं तो बस। रवि की आवाज गले में अटक गई। हर साल कोई ना कोई आता है, लेकिन कोई वापस नहीं जाता, उस साया ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसका जिस्म धुएं जैसा था और जहां से वो गुजरती वहां दीवारों पर पानी की बूंदें चमकने लगती, जैसे कमरे की हवा एकदम भारी हो गई हो। रवि ने कोशिश की दरवाजे की तरफ भागने की, लेकिन अब वो दरवाजा गायब हो चुका था। वहां अब सिर्फ एक काली दीवार थी। तुम अब उनके बीच हो, औरत की परछाई ने कहा, और अचानक उसकी आंखें काली हो गईं। एक झटके में पूरा कमरा हिल गया और रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही जमीन में से कई साए निकलने लगे। वो सब इंसानी शक्लों जैसे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। वो सब रवि की तरफ बढ़े और उसे पकड़ लिया। उसके जिस्म पर ठंडक की लहरें दौड़ गईं, जैसे बर्फ के पानी में डुबकी लगा दी हो। तुम्हारा नाम अब इस जगह की मिट्टी में दर्ज हो गया है, किसी एक साए ने उसके कान में कहा। रवि चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। बस स्टेशन के बाहर उसी वक्त एक बस आकर रुकी। कंडक्टर नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। कोई नहीं है? उसने पूछा, लेकिन सिवाय कोहरे और हवा की सरसराहट के कोई जवाब नहीं मिला। वहीं कोने में अब वो बूढ़ा फिर से बैठा था। बीड़ी फिर से उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसकी आंखें बंद थीं। उसके होठों से सिर्फ एक जुमला निकला, एक और चला गया। उस कमरे की दीवारों से धीमी धीमी सी सरगोशियां अब गूंजने लगी थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहराई जा रही हो। खून, इंतकाम और वजूद की मिट्टी में छुपे ऐसे राज जो रात के कोहरे में सांस लेते हैं। रवि अब हिल नहीं पा रहा था। उसके शरीर पर वो साए अब तक मंडरा रहे थे। उनके स्पर्श से उसके रोंगटे खड़े हो जाते, जैसे बर्फ की सुइयां उसकी रगों में चुभ रही हों। अचानक कमरे में रोशनी की एक तीखी चमक हुई। ऐसा लगा जैसे कमरे की छत फट गई हो और किसी अदृश्य आसमान से नीला उजाला अंदर उतर आया हो। साए पीछे हट गए। उस उजाले के बीच एक औरत की आकृति उभरी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन इस बार वो सिर्फ डरावनी नहीं थी। उसमें कुछ और भी था, जैसे दर्द, जैसे इंतजार। तुम क्यों आए इस जगह? उस औरत की आवाज अब साया जैसी नहीं थी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ रोशनी देखी थी। दरवाजा खुला था। मैं नहीं जानता था कि ये सब क्या है। औरत की आंखें गीली हो गईं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ये जगह, ये बस स्टेशन, ये अब एक मकबरा है उन रूहों का जो कभी इंसान थे। मेरा नाम नूर था। 35 साल पहले इस स्टेशन पर मेरी लाश मिली थी, जलती हुई, बिना नाम के, बिना कातिल के। रवि की सांस थम गई। तुम क्या चाहती हो मुझसे? नूर ने उसकी तरफ देखा। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इसी मिट्टी का हिस्सा बनो, पर
अब देर हो चुकी है। सिर्फ एक रास्ता बचा है। अगर तुम मेरी मौत का सच दुनिया को बता दो तो शायद हम सबको राहत मिल सके। कैसे? मैं तो यहां से निकल भी नहीं सकता। नूर ने अपनी उंगलियां उठाई और कमरे की एक दीवार पर एक नजारा उभरा, जैसे किसी पर्दे पर फिल्म चल रही हो। रवि ने देखा, एक जवान लड़की सफेद सूट में स्टेशन के उसी कोने में खड़ी थी जहां वो खुद बैठा था कुछ देर पहले। फिर एक आदमी आता है, वर्दी में, रेलवे का गार्ड लगता है। वो उस लड़की से बहस करता है, फिर अचानक उसे पकड़कर उस सुनसान कमरे में खींच लेता है। कुछ पल बाद आग की लपटें और फिर सन्नाटा। ये उस रात की कहानी है। नूर ने कहा, मेरा कातिल आज भी जिंदा है और इसी स्टेशन पर काम करता है। हर साल जिस दिन मेरी जान गई, दरवाजा खुलता है, किसी को अंदर खींचता है, क्योंकि मेरी रूह इंसाफ मांग रही है। और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तो मैं क्या करूं? कैसे करूं? सुबह होने से पहले तुम्हें स्टेशन के गार्ड रूम में जाना होगा। वहां एक पुराना रजिस्टर है जिसमें उस रात की एंट्री दर्ज है। उसमें उसका नाम भी है। उसे निकालो और लोगों को दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं और ये सब रूहें आजाद हो सकते हैं। अगर मैं ना कर सका तो तुम हम में से एक बन जाओगे। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर अचानक वो वापस उसी बेंच पर था जिस पर वो बैठा था। स्टेशन वैसा ही वीरान, कोहरा हल्का हो चला था। सुबह के 3 बज रहे थे। रवि ने इधर उधर देखा, सब वैसा ही था, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं और उसके जिस्म से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। वो खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से गार्ड रूम की तरफ बढ़ा। रवि के हर कदम के साथ उसकी सांसें गहरी होती जा रही थीं। बस स्टेशन की पुरानी इमारत का वो गार्ड रूम दूर से बिल्कुल आम दिखता था, जैसे हर सरकारी जगह होती है। फीकी दीवारें, टूटी खिड़कियां और जंग खाए ताले। लेकिन आज उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए रवि को ऐसा लग रहा था जैसे वक्त पीछे जा रहा हो, जैसे जमीन उसके नीचे खिसक रही हो। गार्ड रूम का दरवाजा अध खुला था। रवि ने हल्के से उसे धकेला। चरमराहट की धीमी आवाज के साथ दरवाजा खुला और अंदर से पुरानी सीलन धुएं और लोहे की मिलीजुली गंध उसके चेहरे से टकराई। कमरे में एक पुराना लकड़ी का टेबल था जिस पर बेतरतीबी से फाइलें और रजिस्टर रखे हुए थे। दीवारों पर जाले थे और एक कोने में टूटी हुई कुर्सी की परछाई दरख्त की शाख की तरह हिल रही थी। रवि ने कांपते हाथों से टेबल पर रखा सबसे मोटा रजिस्टर उठाया। उस पर लिखा था, ड्यूटी लॉग 1987 से 1992। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही वो साल था जब नूर की मौत हुई थी। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटना शुरू किया। उसकी उंगलियों के नीचे से तारीखें गुजर रही थीं। 24 मार्च 1987, 25 मार्च, 26 मार्च। फिर एकदम से उसका हाथ रुक गया। 27 मार्च 1987। इस दिन के नीचे कुछ अजीब दर्ज था। उस एंट्री में लिखा था, रात 1:45, संदिग्ध गतिविधि प्लेटफॉर्म 3 पर। गश्तों लगाते हुए देखा गया कि एक महिला अकेली बैठी थी। असामान्य स्थिति का अनुमान। गार्ड नाम श्यामलाल। रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। रवि की आंखें फैल गईं। वही रात, वही वक्त और वही प्लेटफॉर्म। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात खटकने वाली थी वो ये कि रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। श्यामलाल। रवि ने नाम बुदबुदाया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजे के बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। रवि ने झट से रजिस्टर बंद किया और टेबल के नीचे छिप गया। कदम धीरे धीरे पास आ रहे थे। उनके साथ किसी की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। दरवाजे की परछाई से रवि ने देखा, एक आदमी अधेड़ उम्र का, स्टेशन की वर्दी में।
हाथ में टॉर्च और आंखों में अजीब सी चमक। वो अंदर आया और कमरे में नजर दौड़ाने लगा। फिर अचानक उसकी नजर सीधी टेबल की तरफ गई। कौन है वहां? उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें एक बेचैनी छुपी थी। रवि की सांसें थम गईं। उसने खुद को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की। गार्ड कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसने टेबल पर रखा वही रजिस्टर उठाया। लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, कमरे की लाइटें एक झटके में बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी बची थी, और उस रोशनी में रवि ने देखा गार्ड के पीछे वही औरत खड़ी थी, नूर। उसका चेहरा गार्ड की तरफ झुका हुआ था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। रवि की चीख गले में अटक गई। गार्ड पलटा, लेकिन नूर अब और पास थी। तेरा वक्त आ गया है श्यामलाल। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था, वो खुद। गार्ड की आवाज कांप रही थी। झूठ, नूर ने कहा, और हवा में उसका जिस्म ऊपर उठ गया। गार्ड की टॉर्च नीचे गिर पड़ी और उसकी चीख पूरे स्टेशन में गूंज उठी। फिर अंधेरे में एक तेज धमाका हुआ। रवि कुछ पल के लिए बेहोश हो गया। जब वो उठा तो गार्ड रूम खाली था। टॉर्च बुझ चुकी थी। रजिस्टर अब भी वहीं था, लेकिन उसमें गार्ड की एंट्री पर अब लाल स्याही से एक और लाइन लिखी थी, इंसाफ हुआ। रवि हक्का बक्का रह गया। क्या ये सपना था, या नूर की रूह ने खुद सच दर्ज किया? उसे याद आया, नूर ने कहा था सबूत लेकर जाना होगा। वो रजिस्टर लेकर भागा। स्टेशन की दीवारों पर अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि हल्की रोशनी थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। रवि प्लेटफॉर्म से निकलते वक्त मुड़ा और देखा नूर दूर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, और उसके पीछे धुंध में दर्जनों और चेहरे भी मुस्कुरा रहे थे। रवि ने सर झुका लिया और धीमे कदमों से स्टेशन की सीढ़ियां उतर गया। उसके पीछे बस स्टेशन की घड़ी ने 3 बार घंटी दी, और फिर सब कुछ एक बार फिर शांत हो गया। रवि की उंगलियां उस भारी रजिस्टर को कसकर थामे हुए थीं, जैसे वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि कई रूहों की मुक्ति की चाबी हो। रात अब भी गहरी थी, लेकिन बस स्टेशन के अंदर की वह अजीब सी घुटन कुछ कम हो गई थी, जैसे परसों बाद किसी कैद खाने की खिड़की खुली हो और हवा ने अंदर झांक लिया हो। रवि बाहर निकला तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे को सहलाया, लेकिन वो जानता था कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। नूर को इंसाफ मिल चुका था, पर वो रजिस्टर जिसमें श्यामलाल की गुनाही एंट्री दर्ज थी, अगर कहीं गुम हो गया या किसी ने छुपा दिया, तो ये कहानी फिर अधूरी रह जाएगी, और शायद एक दिन फिर कोई नया मुसाफिर उस दरवाजे के पीछे खींच लिया जाएगा। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां ड्यूटी पर मौजूद एक सब इंस्पेक्टर ने उसे रात के इस वक्त देखकर चौंकते हुए पूछा, इतनी रात को सब खैरियत तो है? रवि ने थरथराती आवाज में कहा, मेरे पास एक पुराना सबूत है, एक कत्ल का जो 3 दशक से दबा हुआ था। सब इंस्पेक्टर ने पहले तो शक भरी निगाह से देखा, लेकिन जैसे ही रवि ने वो रजिस्टर टेबल पर रखा और 27 मार्च 1987 की एंट्री खोली, उसके माथे की लकीरें गहरी हो गईं। श्यामलाल, उसने धीरे से कहा, ये तो अभी भी स्टेशन पर काम कर रहा है, हाल ही में रिटायर होने वाला था। अब नहीं है, रवि ने गंभीर लहजे में कहा, अब नहीं है। अगले कुछ घंटों में पुलिस ने रवि के बयान के आधार पर गार्ड रूम को सील किया, रजिस्टर को फॉरेंसिक में भेजा गया और लोकल मीडिया तक खबर पहुंचाई गई। खबर फैलते ही स्टेशन पर पुराने स्टाफ और कुछ रिटायर्ड अफसरों ने भी अपने पुराने अनुभव साझा किए। कईयों ने उस कमरे के बारे में सुना था, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। रवि के चेहरे पर अब भी थकावट थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी राहत थी। अगली सुबह का अखबार जिस हेडलाइन के साथ छपा वो थी,
35 साल पुराना कत्ल उजागर, बस स्टेशन बना था रूहों की कैद का। रवि की तस्वीर भी नीचे छपी थी और उसके हाथ में वही रजिस्टर था। लेकिन जैसे ही रवि ने अखबार बंद किया और कमरे की खिड़की की तरफ देखा, उसका दिल एक बार फिर तेज धड़कने लगा। खिड़की के शीशे में उसे नूर का चेहरा दिखा, वही शांत मुस्कान, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके पीछे एक और चेहरा था। रवि ने आंखें मली, लेकिन चेहरा अब भी था। वो चेहरा रवि का ही था, मगर वो आंखें इंसानी नहीं थीं। रवि घबराकर पीछे पलटा। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर जो परछाई बन रही थी, उसमें एक और परछाई थी, जैसे कोई हर वक्त उसके साथ चल रहा हो। रवि को समझ नहीं आ रहा था, क्या वो वाकई बच गया है या कहीं कुछ अधूरा अब भी बाकी है। रवि की नींद जैसे किसी ने झंझोड़कर तोड़ी हो। उसने पसीने पसीने हालत में उठकर घड़ी देखी। सुबह के 3 बज रहे थे। कमरे में न कोई आवाज थी, न कोई हलचल। फिर भी उसकी धड़कनें बेकाबू थीं। उसे याद आया, खिड़की में जो चेहरा देखा था, उसकी अपनी ही शक्ल, मगर आंखें, उन आंखों में कुछ था जो इंसान का नहीं हो सकता। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो सब थकावट और डर का वहम था, लेकिन दीवार पर अब भी हल्की सी परछाई थी और उसमें एक अजीब सी हरकत महसूस हो रही थी, जैसे कोई खड़ा हो मगर देखे नहीं। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। रात का सन्नाटा अब भी फैल रहा था और हर साया उसे खींचता सा लग रहा था। अगले दिन रवि फिर से बस स्टेशन गया, लेकिन इस बार वो रजिस्टर लेकर नहीं, अपने सवालों के जवाब ढूंढने आया था। वहां एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी बैठा था, जिसकी आंखों में बरसों की थकान और कुछ न कहे गए राज छुपे थे। रवि ने पास जाकर धीरे से पूछा, क्या आप जानते हैं कि श्याम लाल के बाद उस गार्ड रूम में और क्या क्या हुआ था? बूढ़ा एक पल को चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, बेटा, वो जगह तो शुरू से ही मनहूस थी। जब स्टेशन बना था ना, तो उस जमीन के नीचे एक पुराना कब्रिस्तान था, बहुत पहले, अंग्रेजों के जमाने का। जब खुदाई हुई थी तब कई हड्डियां निकली थीं, पर सरकार ने सब छुपा लिया। रवि की रूह कांप गई। मतलब ये जगह शुरू से ही। हाँ, बूढ़ा बोला, और नूर अकेली नहीं थी बेटा, उसके जैसे और भी थे। सबको किसी न किसी बहाने उस गार्ड रूम तक खींचा जाता था। और फिर क्या? रवि ने तेजी से पूछा। बूढ़े ने अपनी आंखें उठाईं। उसकी पुतलियां जैसे सफेद पड़ गई थीं। फिर उनका जिस्म तो वहीं रह जाता, पर रूहें उस कमरे की दीवारों में कैद हो जाती। रवि की सांसें थम गईं। वो समझ चुका था, वो सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं बना था, बल्कि अब खुद भी उस कहानी में दर्ज हो चुका था। रात होते ही रवि अपने कमरे में लौटा। उसने तय कर लिया था कि उस गार्ड रूम की तह तक जाएगा। वो जानता था अब वापसी नहीं है। उसने पुराने नक्शे निकाले, सरकारी फाइलें खंगाली, और तभी उसे एक ऐसा नक्शा मिला जिस पर स्टेशन के नीचे बने पुराने स्टोरेज टनल्स और सर्विस रूट्स दर्ज थे, जिन्हें सालों पहले बंद कर दिया गया था। एक रूट गार्ड रूम के नीचे से होकर गुजरता था। रवि ने उस रूट को खोजना शुरू किया। अगली रात वो फिर गार्ड रूम गया, इस बार एक टॉर्च और कैमरा लेकर। उसने जमीन पर हर जगह देखा और एक कोने में मिट्टी और जालों से ढका एक पुराना ढक्कन मिला। भारी मेहनत के बाद उसने उसे खोला। नीचे एक संकरा रास्ता था, अंधेरे से भरा। वो नीचे उतरा। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, हवा में गंध बदलती गई। अब उसमें लोहे, खून और पुराने धुएं की मिलावट थी। नीचे एक लंबा टनल था और उस टनल की दीवारों पर किसी ने पुराने जमाने के खून से जैसे नाम लिख रखे थे। रवि ने टॉर्च से जौक डालकर देखा। हर नाम के आगे तारीख थी, और वो सब तारीखें एक ही रात की थीं, 27 मार्च। आखिरी नाम के आगे लिखा था रावी। रवि का हाथ कांप गया। उसका नाम
वो भी इसी टनल में। पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। उसने पलटकर देखा और वहां नूर खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी राहत नहीं थी। तुम आ चुके हो, अब तुम भी वापस नहीं जा सकोगे, नूर की आवाज गूंजती रही। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में टनल की दीवारें धीरे धीरे जिंदा होने लगी। अंधेरा अब सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं था, ये अब एक जिंदा साया बन चुका था जो रवि के चारों ओर रेंग रहा था, जैसे उसे निगलने की तैयारी में हो। टनल की दीवारें जो पहले पत्थर की लगती थीं, अब नब्ज सी धड़कने लगी थीं, जैसे किसी जिंदा जिस्म के भीतर वो फंसा हो। रवि ने जमीन से गिरा टॉर्च उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिए थे। अचानक उसके सामने वो ही रजिस्टर हवा में लटकता नजर आया। पन्ने तेजी से पलटने लगे और हर पन्ने पर अब एक नया नाम जुड़ रहा था। सबकी तारीख एक जैसी, 27 मार्च, लेकिन एक फर्क था। अब तारीख के नीचे वक्त भी लिखा जा रहा था और अगली लाइन में लिखा हुआ आया, रवि 3:56। रवि का दिल जैसे बंद होने लगा। घड़ी की सुइयां उस वक्त के पास पहुंच रही थीं। क्यों? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें इंसाफ दिलाया, तो अब मेरे साथ क्यों? नूर की रूह एक बार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी शक्ल में अजीब सा बदलाव था। चेहरा पहले से ज्यादा सफेद, आंखें लाल और होंठ सिल दिए गए जैसे किसी ने सच कहने की सजा दी हो। उसके पीछे कई और रूहें भी थीं, औरतें, मर्द, बच्चे, सबके चेहरे दर्द में मरोड़े हुए। सबकी आंखों में वही एक जैसी चीख। एक आवाज गूंजी, जैसे किसी दरवाजे के उस पार से, क्योंकि तुमने रजिस्टर को खोला है। रवि ने गौर किया। दीवारों में दर्ज सारे नाम अब उसकी तरफ मुड़ गए थे, जैसे वो उसे देख रहे हों। जो इस रजिस्टर को छूता है वो सिर्फ गवाह नहीं रहता, वो हिस्सा बन जाता है कहानी का। अब तुम सिर्फ देखने वाले नहीं हो, अब तुम किरदार हो। एक जोरदार धमाके के साथ दीवार फट गई। रवि खुद को एक और अंधेरी सुरंग में पाता है, लेकिन ये सुरंग किसी स्टेशन के नीचे की नहीं लगती। ये जगह किसी और ही दुनिया की थी। जमीन पर असंख्य हड्डियां बिछी थीं और दीवारों पर किसी अनजान जुबान में ताबीज और निशान बने हुए थे। एक कोने में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, बिल्कुल चुपचाप, लेकिन आंखों में ज्वालामुखी जैसा गुस्सा लिए। मैं हूं उस कहानी का पहला किरदार, बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा। मैंने उस गार्ड रूम की नींव डलवाने में मदद की थी। मुझे मालूम था ये जमीन हराम है, मगर मैंने पैसों के लिए मुहर लगाई और आज तक इस अंधेरे में सड़ रहा हूं। रवि घबरा गया। मुझे क्या करना होगा? बूढ़े ने कांपते हुए उंगली से उस रजिस्टर की ओर इशारा किया, जो अब आग की लपटों में जलने लगा था। तुम्हें इसे खत्म करना होगा, मगर इसका मतलब है तुम खुद भी इस आग का हिस्सा बन जाओगे। रवि ने टॉर्च जमीन से उठाई और हौले से रजिस्टर की तरफ बढ़ाया। तुम रुक सकते हो, बूढ़ा बोला। तुम भाग भी सकते हो, लेकिन फिर अगला नाम किसी और का होगा, कोई और मुसाफिर, कोई और रात। रवि की आंखों में अब डर की जगह फैसला था। उसने टॉर्च की बैटरी निकाली, उसमें से निकलती चिंगारी को कपड़े में लपेटा और सीधा उस रजिस्टर पर फेंक दी। रजिस्टर आग की लपटों में झुलसने लगा और साथ ही वो तमाम रूहें भी जो दीवारों से निकलकर हवा में गूंज रही थीं, एक एक करके रोशनी में बदलने लगी। नूर ने रवि की तरफ देखा, आंखों में शांति, और फिर हवा में घुल गई। आखिरी लपटों के साथ रजिस्टर भस्म हो गया। रवि जमीन पर गिरा, बेहोश। जब उसकी आंख खुली तो वो उसी स्टेशन के बाहर वाले बेंच पर पड़ा था। सुबह की पहली बसें आ रही थीं। लोग अपने बैग्स उठा रहे थे, चाय वाले ठेले लग चुके थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रवि जानता था
सब कुछ बदल चुका है। उसने देखा वो गार्ड रूम अब ताले में बंद था और उस पर नया बोर्ड लगा था। यह कक्ष सुरक्षा कारणों से स्थायी रूप से बंद किया गया है। रवि ने गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, स्टेशन की दीवार पर एक नया पोस्टर चिपका हुआ था। मिसिंग रावी मल्होत्रा, लास्ट सीन 27 मार्च 0346 AM। उसके हाथ कांप गए। उसने खुद को शीशे में देखा और उसके पीछे फिर से वही परछाई खड़ी थी। रवि का चेहरा फक पड़ गया था। वो शीशे में अपने पीछे जो देख रहा था वो किसी भी इंसान की समझ से बाहर था। एक धुंधली मगर जानदार परछाई जो उसकी हर हरकत के साथ हिल रही थी, लेकिन सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे बस एक इशारा चाहिए उसे किसी और डरावनी हकीकत की तरफ खींचने के लिए। उसने झटके से पलटकर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। आसपास की दुनिया वैसी ही थी, हलचल भरी, शोरगुल में डूबी हुई। लेकिन रवि को ऐसा लग रहा था कि वो सब अब उसकी पहुंच से बाहर हो चुका है। वो अपने ही वजूद से कट चुका था, जैसे उसकी रूह उसी टनल में जल चुके रजिस्टर के साथ ही कैद हो चुकी हो। और अब जो बचा है वो सिर्फ एक परछाई है जो अब तक खुद को इंसान समझ रही थी। रवि चुपचाप स्टेशन से बाहर निकला, लेकिन रास्ते में हर कोई उसे अनदेखा कर रहा था। कोई उससे टकराया, मगर उसने जैसे उसे देखा ही नहीं। एक औरत ने अपनी बच्ची से कहा, सामने देख के चल बेटा, ऐसे रास्ते में खड़े लोगों से टकरा जाती हो। मगर वहां कोई और खड़ा नहीं था, सिर्फ रवि। रवि अब घबरा चुका था। वो सीधा अपने घर की ओर दौड़ा। वो अपने दरवाजे पर पहुंचा और घंटी बजाई। अंदर से उसकी मां की आवाज आई, कौन है इतनी सुबह सुबह? दरवाजा खुला। उसकी मां सामने खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। मां, मैं रवि हूं, तुम्हारा बेटा। मां एक कदम पीछे हट गई। रवि, उसके हाथ से चाय की प्याली गिर पड़ी। रवि वो तो मर गया बेटा। 4 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था रेलवे स्टेशन के पास। रवि की चीख हवा में गूंज गई। नहीं, मैं जिंदा हूं, देखो मुझे, मैं यही हूं। मगर उसकी मां अब दरवाजा बंद कर चुकी थी और अंदर से बुदबुदा रही थी। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? रवि वहीं बैठ गया, ठंडे फर्श पर। उसकी आंखें अब भीगी नहीं थीं, क्योंकि शायद अब उसमें आंसू बचे ही नहीं थे। उसे अब वो रजिस्टर याद आ रहा था। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ उसका नाम और समय, 3:53 वो समझ गया था। उसका जिस्म तो शायद स्टेशन पर रह गया था, या शायद उस आग में जल गया था। अब उसका वजूद उसी परछाई का हिस्सा बन चुका था। लेकिन तब एक और आवाज उसके कानों में गूंजी, बिल्कुल पास से, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा हो, अब बारी तुम्हारी है किसी और को लाने की। रवि ने सर झटका। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मगर उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे अपने आप खिसकने लगी, और जब उसने नीचे देखा तो वो अब सीढ़ियों पर नहीं, किसी गहरे कुएं में गिरता चला जा रहा था। अंधेरे में गिरते गिरते उसे एक और चेहरा दिखा, एक नौजवान जिसने हाल ही में स्टेशन की नौकरी पकड़ी थी। नाम विक्रम। और विक्रम अब उसी गार्ड रूम में बैठा था, अकेला, और दीवार पर लटका रजिस्टर फिर से खुल चुका था। रवि की आंखों में अब एक चमक थी, मगर वो इंसानियत की नहीं थी। अब वो भी उस कहानी का हिस्सा बन चुका था, जो हर रात किसी न किसी के नाम के साथ दोबारा शुरू होती है। और अगली तारीख वही थी, 27 मार्च। विक्रम स्टेशन पर अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा हो। रात के 12 बज रहे थे।
और स्टेशन के सारे यात्री जा चुके थे। विक्रम अकेला था, गार्ड रूम में बैठा अपने फोन की स्क्रीन को बार बार देख रहा था। अचानक फोन का स्क्रीन ब्लैक हो गया और अंधेरा चारों तरफ छा गया। विक्रम ने टॉर्च निकाली और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने घबराकर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। तभी उसने देखा कि रजिस्टर जो उस गार्ड रूम में रखा था अपने आप खुल गया है। रजिस्टर के पन्ने हवा में उड़ने लगे और पन्नों पर उसी रात की तारीख और नाम लिखे देखे। फिर एक नया नाम चमका, विक्रम। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन रजिस्टर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने उसे जकड़ लिया। अब तुम्हें भी हिस्सा बनना होगा, एक सस्पेंस भरी आवाज गूंजी। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी रजिस्टर पर डाली तो उसने देखा कि पन्नों पर उसके ही नाम के साथ कुछ और लिखा था, 3:53 सुबह। तभी गार्ड रूम की दीवारें धीरे धीरे संकुचित होने लगीं और अंधेरे से कई धुंधली परछाइयां बाहर निकलकर विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। विक्रम ने चीख लगाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसला, वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब वह जागा तो खुद को उसी टनल में पाया जहां रवि था। टनल के सन्नाटे में उसकी सांसें गूंज रही थीं। उसे महसूस हुआ कि वह अब उस कहानी का अगला हिस्सा बन चुका है। तुम हो अगला, एक आवाज फुसफुसाई, और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। रात गहरा चुकी थी। विक्रम की आंखें टनल के अंधकार में जमी हुई थीं। उसे महसूस हुआ कि वह उस भूतिया स्टेशन के अंदर एक और डरावनी गुत्थी में फंस चुका है। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके सामने दीवार पर एक पुराना फटा हुआ पोस्टर दिखा, जिस पर कुछ अधूरा लिखा था। जो भी इस स्टेशन पर फंसा, उसकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। विक्रम ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन टनल की दीवारें अचानक से सिकुड़ने लगीं। ठंडी हवा उसके गले में अटक गई और उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। घबराकर वह मुड़ा तो देखा कि वह परछाई जो रवि के साथ थी अब उसकी पीठ पर बैठी थी, नंगी आंखों से उसे घूर रही थी। तुमसे भी कोई इसी रास्ते से गुजरा है विक्रम। वह आवाज अब तेज और डरावनी हो गई थी। तुम्हारा भी नाम उस रजिस्टर में लिखा जाएगा और फिर कोई तुम्हें ढूंढेगा। विक्रम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह चिल्लाया, उसकी आवाज हवा में खो गई। टनल के दूसरी तरफ एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी किसी उम्मीद की तरह थी, पर उसे पाने के लिए उसे उस अंधेरे में और गहराई तक जाना होगा। विक्रम ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसे अजीब सी चीखें सुनाई देती, पर वह रुकना नहीं चाहता था। उसे पता था कि यही रास्ता उसे इस भूतिया स्टेशन की सच्चाई तक ले जाएगा। जैसे ही वह उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसे एक पुरानी लिफ्ट दिखी। लिफ्ट का दरवाजा खुला था और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आ रहा था। विक्रम ने बिना हिचक के लिफ्ट में कदम रखा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगी और विक्रम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे पता था कि नीचे जो भी होगा उससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी या शायद खत्म। लिफ्ट के दरवाजे के बंद होते ही अंधेरा पूरी तरह छा गया। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपने फोन की टॉर्च चालू की, लेकिन फोन की रोशनी अचानक बुझ गई। लिफ्ट नीचे की ओर गिरने लगी। उसकी रफ्तार तेज होती चली गई। विक्रम के मन में डर के साथ साथ एक अजीब जिज्ञासा भी थी कि आखिर नीचे क्या है। जब लिफ्ट रुक गई, दरवाजा खुद ब खुद खुला तो विक्रम ने देखा कि वह किसी पुराने अस्पताल की तहखाने में था। दीवारों पर जंग लगी हुई थी और फर्श पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे। विक्रम ने कदम बढ़ाया तो उसने एक पुरानी व्हीलचेयर देखी जिस पर कुछ खून के निशान थे। वहीं एक टेबल पर एक पुराना डायरी रखा था जिसके पन्नों पर किसी का लिखा हुआ था।
ये जगह उन लोगों की कब्र है जो इस स्टेशन की शापित कहानी के शिकार हुए। हर वो इंसान जो यहाँ आया कभी वापस नहीं लौटा, और जो लौटा वह खुद एक प्रेत बन गया। अगर तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सच तुम्हें मिलेगा वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। विक्रम ने डायरी को धीरे से उठाया, तभी उसे पीछे से ठंडी सांस महसूस हुई। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक कड़ाकेदार आवाज गूंजी, स्वागत है तुम्हारा विक्रम, तुम भी अब इस कहानी का हिस्सा हो। लिफ्ट के अंदर गूंजती आवाज के बाद विक्रम की सांसें भारी हो गईं। वह उस ठंडी सुनसान तहखाने में खड़ा था, जहां एक समय जिंदगी की हलचल थी। अब वहां सिर्फ खामोशी और मौत का साया था। विक्रम ने धीरे धीरे उस डायरी को खोलना शुरू किया। पन्नों पर लिखा था कि कई साल पहले इस स्टेशन के पास एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। उस अस्पताल में उनका इलाज किया जाता था, मगर एक भयानक हादसे ने उस अस्पताल को शापित कर दिया था। एक रात अचानक आग लगी और अस्पताल के अंदर फंसे सभी मरीजों की मौत हो गई। पर उस हादसे के बाद से वहां उनकी आत्माएं घूमने लगीं। जैसे ही विक्रम पढ़ रहा था, उसने अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनी। वह घबराकर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर गई, जहां कुछ धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो भी इस तहखाने में आएगा उसकी आत्मा यहां हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, जब तक कोई उसे शांति न दे। विक्रम ने ठंडे पसीने से अपने कपड़े पोंछे। तभी दीवार के पीछे से धीमी सी आहट सुनाई दी। कौन है? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। कुछ जवाब नहीं आया। आहट तेज हो गई और फिर एक ठंडी हवा का झोंका विक्रम के चारों ओर घूम गया। उसने देखा कि उसके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला की परछाई उभर रही थी, जिसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। विक्रम ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। पर वह परछाई धीरे धीरे गुस्से में बदल गई और बोली, जो भी यहां आता है उसकी कहानी दुखी होती है, और जो सच पता करता है उसकी आत्मा भी इस काली छाया में फंस जाती है। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। वह उस सफेद साड़ी में लिपटी महिला के सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसकी आवाज जैसे किसी पुरानी दुख भरी दास्तां को बयान कर रही थी। मैं आरती हूं, उसने कहा। मैं उस हादसे की शिकार थी। मेरा परिवार और मैं इस अस्पताल में थे जब आग लगी थी। हम सब फंसे थे, कोई बचा नहीं, पर मेरी आत्मा कहीं बीच में फंस गई। मैं शांति चाहती हूं, पर कोई मदद नहीं करता। विक्रम ने ध्यान से उसकी बात सुनी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं आरती, बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। आरती की परछाई धीरे धीरे टिमटिमाने लगी, जैसे वह उम्मीद की एक किरण देख रही हो। तुम्हें उस रजिस्टर को बंद करना होगा, उसने कहा, जिसमें उन सभी लोगों के नाम हैं जो इस कहानी का हिस्सा बने हैं। जब रजिस्टर बंद हो जाएगा तब मेरी आत्मा भी शांति पाएगी, विक्रम ने कहा। पर वह रजिस्टर तो स्टेशन पर है और वहां जाने में खतरा है, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। जो मदद करने के लिए तैयार हो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि वहां अंधेरे में कई आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। विक्रम ने अपना फोन उठाया और आरती की ओर देखा। मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने ये कहा, आरती की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और विक्रम के चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। वह उठा और तहखाने के गहरे अंधकार में वापस चल पड़ा, अपने मिशन की ओर। जैसे विक्रम तहखाने से बाहर निकला, वह स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। बाहर की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी घबराहट थी। वह जानता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। रजिस्टर को बंद करना इतना आसान नहीं होगा।
स्टेशन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। घने कोहरे ने जगह जगह सब कुछ ढक दिया था। विक्रम की नजरें चारों ओर घूमने लगीं। हर आवाज उसे डराती। वह धीरे धीरे उस गार्ड रूम की ओर बढ़ा जहां रजिस्टर रखा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला, जो अपने आप चरमराया। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। रजिस्टर खुला पड़ा था। उसके पन्ने हवा में उड़ रहे थे। विक्रम ने गहरी सांस ली और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने रजिस्टर छुआ, एक जोरदार ठंडी हवा उसके चारों ओर घूम गई। रजिस्टर के पन्नों पर तेजी से नाम लिखे जा रहे थे। कई सारे लोग जो पहले फंसे थे, और अब विक्रम का नाम भी पन्नों पर उभरने लगा। विक्रम की नजर घड़ी की तरफ गई। समय था 3:30 बजे सुबह। उसने अपना नाम पढ़ा और दिल में एक अजीब डर ने उसे घेर लिया। वह जानता था कि यह समय उसकी तकदीर बदल देगा। रजिस्टर के पन्ने अचानक बंद हो गए, लेकिन एक आवाज गूंजने लगी, अब तुम्हारा भाग्य तय होगा। विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने जोर से कहा, मैं इस चक्र को तोड़ूंगा। अचानक सारे कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और विक्रम को लगा जैसे उसकी चारों ओर की परछाइयां खत्म हो रही हैं। लेकिन तभी एक आवाज धीमी हुई और एक ठंडी फुसफुसाहट ने कहा, कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विक्रम की आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने महसूस किया कि अब समय आ गया है जब उसे अपने डर का सामना करना होगा। रजिस्टर के पन्नों ने जैसे उसकी तकदीर को कैद कर लिया हो, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। वह स्टेशन के उस पुराने कोने में गया जहां एक छोटी सी खोखली दीवार थी, जिसे शायद ही कोई देखता था। विक्रम ने अपने फोन की टॉर्च की रोशनी उस जगह पर डाली जहां उसे एक पुराना ताला लगा हुआ दिखा। उसे पता था कि रजिस्टर को वहीं छिपाया गया होगा। धीरे धीरे उसने ताले को खोला और उसके सामने एक धूल भरा बक्सा था। विक्रम ने बक्से को खोला तो अंदर एक और पुराना रजिस्टर था, जिसमें काली स्याही से कुछ नोट्स लिखे हुए थे। उन नोट्स में लिखा था कि इस रजिस्टर को अगर सही तरीके से बंद कर दिया जाए तो सभी फंसी आत्माएं मुक्ति पा सकती हैं। विक्रम ने ध्यान से पढ़ा और देखा कि उसे एक प्राचीन मंत्र पढ़ना होगा जो आत्माओं को शांति देगा। मंत्र सुनने में भले ही सरल था, लेकिन उसे जोर से और पूरे विश्वास के साथ पढ़ना था। विक्रम ने मन ही मन उस मंत्र को दोहराना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, उस कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी और ठंडी हवा कम होने लगी। परंतु तभी रजिस्टर की पन्नों से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे आत्माएं अंतिम बार अपना दर्द जता रही हों। विक्रम ने अपनी आवाज को मजबूत किया और पूरा मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे पन्ने खुद ब खुद बंद होने लगे और वह बक्सा भी बंद हो गया। कमरे में शांति छा गई। लेकिन जैसे ही विक्रम ने राहत की सांस ली, उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी स्टेशन पर है और वहां कहीं दूर से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। जैसे ही वह हंसी गूंजती रही, विक्रम ने देखा कि स्टेशन की सारी लाइट्स अचानक तेजी से झिलमिला उठी। हर कोना, हर दरवाजा, हर खिड़की जैसे एक रहस्यमय शक्ति से जीवित हो उठी हो। ठंडी हवा ने फिर से तेजी पकड़ ली और विक्रम के इर्द गिर्द परछाइयां नाचने लगीं। वह तेजी से अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो गई। विक्रम ने घबराकर उसे दोबारा चालू किया, लेकिन फोन ने जवाब देना बंद कर दिया। तभी स्टेशन की घड़ी के नीचे से एक धीमी आवाज आई, तुमने हमें आजाद कर दिया। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई। विक्रम ने अपने कानों पर हाथ रखा, पर आवाज बढ़ती गई, जैसे वो उससे कुछ कहना चाह रही हो। अभी तुम्हें वहां जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था। विक्रम के दिमाग में उस पुराने अस्पताल का दृश्य फिर से उभर आया।
जहां आग लगी थी। वह समझ गया कि उसकी मुक्ति के लिए उसे उस जगह का सामना करना होगा। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर छुपे डर को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। लेकिन स्टेशन का मुख्य दरवाजा अचानक बंद हो गया। विक्रम ने जोर से धक्का दिया, पर दरवाजा नहीं खुला। वह अंदर फंस गया था। तभी उसने देखा कि दीवार पर एक चमकदार निशान उभर रहा था, एक प्राचीन चिन्ह जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस चिन्ह की चमक विक्रम के दिल को कंपा गई और उसने महसूस किया कि यह निशान उसकी कहानी का अगला अध्याय खोलने वाला है। विक्रम ने गहरी सांस ली और उस चमकदार निशान की ओर बढ़ा। निशान की रोशनी उसके कदमों को मार्गदर्शित कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके चारों ओर की दीवारें धीरे धीरे फिसलने लगी और एक नया दरवाजा उभर आया। दरवाजा भारी लोहे का था, जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी और बीच में एक बड़ा ताला लगा था। विक्रम ने ताले को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि उसने तहखाने में जो मंत्र पढ़ा था वह ताले को खोलने में मदद कर सकता था। उसने मंत्र को जोर से दोहराया और धीरे धीरे ताले में दरारें पड़ने लगी। अंततः ताला टूट गया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पार विक्रम ने जो देखा वह उसके होश उड़ा देने वाला था। वह एक पुरानी धुंधली रोशनी वाली जगह थी, जहां चारों तरफ कब्रों के निशान थे। बीच में एक विशाल कुआं था, जिसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। एक आवाज जो मानो हजारों आत्माओं का दर्द बयां कर रही हो। विक्रम को समझ में आया कि यही वह जगह है जहां से सारी भूतियां कहानी शुरू हुई थी। उसे अब अपनी हिम्मत जुटाकर उस कुएं के अंदर झांकना होगा और उस रहस्य को सुलझाना होगा जो उसे आजाद कर सकता है। जैसे ही उसने कुएं के किनारे कदम रखा, उसने महसूस किया कि हवा ठंडी से भी ज्यादा जमी हुई है। एक सिहरन उसके शरीर से गुजर गई। विक्रम ने गहरी सांस लेकर कुएं के किनारे झांका। पानी काला और घना था, जैसे उसमें किसी का साया छिपा हो। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और कुएं से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। विक्रम ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी कुएं के अंदर तक नहीं पहुंच पाई। उसे लगा कि कुएं की गहराई अनंत है और नीचे कुछ अंधकार छुपा हुआ है। रजिस्टर खुला पड़ा था, उसके पन्ने हवा में उड़ रहे थे। विक्रम ने गहरी सांस ली और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने रजिस्टर छुआ, एक जोरदार ठंडी हवा उसके चारों ओर घूम गई। रजिस्टर के पन्नों पर तेजी से नाम लिखे जा रहे थे। कई सारे लोग जो पहले फंसे थे, और अब विक्रम का नाम भी पन्नों पर उभरने लगा। विक्रम की नजर घड़ी की तरफ गई। समय था 3:30 बजे सुबह। उसने अपना नाम पढ़ा और दिल में एक अजीब डर ने उसे घेर लिया। वह जानता था कि यह समय उसकी तकदीर बदल देगा। रजिस्टर के पन्ने अचानक बंद हो गए, लेकिन एक आवाज गूंजने लगी, अब तुम्हारा भाग्य तय होगा। विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने जोर से कहा, मैं इस चक्र को तोड़ूंगा। अचानक सारे कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और विक्रम को लगा जैसे उसके चारों ओर की परछाइयां खत्म हो रही हैं। लेकिन तभी एक आवाज धीमी हुई और एक ठंडी फुसफुसाहट ने कहा, कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विक्रम की आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने महसूस किया कि अब समय आ गया है जब उसे अपने डर का सामना करना होगा। रजिस्टर के पन्नों ने जैसे उसकी तकदीर को कैद कर लिया हो, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। वह स्टेशन के उस पुराने कोने में गया, जहां एक छोटी सी खोखली दीवार थी जिसे शायद ही कोई देखता था। विक्रम ने अपने फोन की टॉर्च की रोशनी उस जगह पर डाली जहां उसे एक पुराना ताला लगा हुआ दिखा। उसे पता था कि रजिस्टर को वहीं छिपाया गया होगा।
धीरे धीरे उसने ताले को खोला और उसके सामने एक धूल भरा बक्सा था। विक्रम ने बक्से को खोला तो अंदर एक और पुराना रजिस्टर था, जिसमें काली स्याही से कुछ नोट्स लिखे हुए थे। उन नोट्स में लिखा था कि इस रजिस्टर को अगर सही तरीके से बंद कर दिया जाए तो सभी फंसी आत्माएं मुक्ति पा सकती हैं। विक्रम ने ध्यान से पढ़ा और देखा कि उसे एक प्राचीन मंत्र पढ़ना होगा जो आत्माओं को शांति देगा। मंत्र सुनने में भले ही सरल था, लेकिन उसे जोर से और पूरे विश्वास के साथ पढ़ना था। विक्रम ने मन ही मन उस मंत्र को दोहराना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, उस कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी और ठंडी हवा कम होने लगी। परंतु तभी रजिस्टर के पन्नों से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे आत्माएं अंतिम बार अपना दर्द जता रही हों। विक्रम ने अपनी आवाज को मजबूत किया और पूरा मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे पन्ने खुद ब खुद बंद होने लगे और वह बक्सा भी बंद हो गया। कमरे में शांति छा गई। लेकिन जैसे ही विक्रम ने राहत की सांस ली, उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी स्टेशन पर है और वहां कहीं दूर से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। जैसे ही वह हंसी गूंजती रही, विक्रम ने देखा कि स्टेशन की सारी लाइट्स अचानक तेजी से झिलमिला उठी। हर कोना, हर दरवाजा, हर खिड़की जैसे एक रहस्यमय शक्ति से जीवित हो उठी हो। ठंडी हवा ने फिर से तेजी पकड़ ली और विक्रम के इर्द गिर्द परछाइयां नाचने लगी। वह तेजी से अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो गई। विक्रम ने घबराकर उसे दोबारा चालू किया, लेकिन फोन ने जवाब देना बंद कर दिया। तभी स्टेशन की घड़ी के नीचे से एक धीमी आवाज आई, तुमने हमें आजाद कर दिया, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई। विक्रम ने अपने कानों पर हाथ रखा, पर आवाज बढ़ती गई, जैसे वो उससे कुछ कहना चाह रही हो। अभी तुम्हें वहां जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था। विक्रम के दिमाग में उस पुराने अस्पताल का दृश्य फिर से उभर आया, जहां आग लगी थी। वह समझ गया कि उसकी मुक्ति के लिए उसे उस जगह का सामना करना होगा। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर छुपे डर को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। लेकिन स्टेशन का मुख्य दरवाजा अचानक बंद हो गया। विक्रम ने जोर से धक्का दिया, पर दरवाजा नहीं खुला। वह अंदर फंस गया था। तभी उसने देखा कि दीवार पर एक चमकदार निशान उभर रहा था, एक प्राचीन चिन्ह जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस चिन्ह की चमक विक्रम के दिल को कंपा गई और उसने महसूस किया कि यह निशान उसकी कहानी का अगला अध्याय खोलने वाला है। विक्रम ने गहरी सांस ली और उस चमकदार निशान की ओर बढ़ा। निशान की रोशनी उसके कदमों को मार्गदर्शित कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके चारों ओर की दीवारें धीरे धीरे फिसलने लगीं और एक नया दरवाजा उभर आया। दरवाजा भारी लोहे का था, जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी और बीच में एक बड़ा ताला लगा था। विक्रम ने ताले को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि उसने तहखाने में जो मंत्र पढ़ा था, वह ताले को खोलने में मदद कर सकता था। उसने मंत्र को जोर से दोहराया और धीरे धीरे ताले में दरारें पड़ने लगीं। अंततः ताला टूट गया और दरवाजा खुद खुल गया। दरवाजे के पार विक्रम ने जो देखा, वह उसके होश उड़ा देने वाला था। वह एक पुरानी धुंधली रोशनी वाली जगह थी, जहां चारों तरफ कब्रों के निशान थे। बीच में एक विशाल कुआं था, जिसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। एक आवाज जो मानो हजारों आत्माओं का दर्द बयां कर रही हो। विक्रम को समझ में आया कि यही वह जगह है जहां से सारी भूतिया कहानी शुरू हुई थी। उसे अब अपनी हिम्मत जुटाकर उस कुएं के अंदर झांकना होगा और उस रहस्य को सुलझाना होगा जो उसे आजाद कर सकता है। जैसे ही उसने कुएं के किनारे कदम रखा, उसने महसूस किया कि हवा ठंडी से भी ज्यादा जमी हुई है। एक सिहरन उसके शरीर से गुजर गई।
विक्रम ने गहरी सांस लेकर कुएं के किनारे झांका। पानी काला और घना था, जैसे उसमें किसी का साया छिपा हो। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और कुएं से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। विक्रम ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी कुएं के अंदर तक नहीं पहुंच पाई। उसे लगा कि कुएं की गहराई अनंत है और नीचे कुछ अंधकार छुपा हुआ है। जैसे जैसे वह ध्यान से देखने लगा, कुएं के पानी में अचानक एक सिलहूट उभरा, एक इंसान की परछाई जो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसल गए और वह झुक गया। तभी कुएं के अंदर से एक ठंडी आवाज गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए हूं। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? पानी में उभरी परछाई ने धीरे धीरे रूप धारण किया। एक महिला जिसकी आंखें उदास और दर्द से भरी थीं। मैं आरती हूं, उसने कहा। मैं इस भूतिया कहानी की शुरुआत हूं। मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है क्योंकि मैंने अपनी मौत का सच नहीं पाया। विक्रम ने पूछा, तुम्हारी मौत का सच क्या है? आरती ने कहा, मुझे मार दिया गया था, पर मेरे हत्यारे अभी भी यहां घूम रहे हैं। जब तक उनका अंजाम नहीं होगा, मेरी आत्मा शांति नहीं पाएगी। विक्रम ने ठाना कि वह आरती की मदद करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी देना पड़े। विक्रम ने कुएं के ठंडे पानी की तरफ देखा, जहां आरती की परछाई धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। उसकी आवाज अब कमजोर हो रही थी, लेकिन उसके शब्द दिल को छू गए। मेरे हत्यारे ढूंढो, न्याय दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। विक्रम ने ठाना कि वह आरती की मदद के बिना चैन से नहीं बैठ पाएगा। वह स्टेशन से बाहर निकलकर उस पुराने अस्पताल की ओर बढ़ा, जहां से सारी कहानी शुरू हुई थी। अस्पताल अब जर्जर हो चुका था, लेकिन वहां अभी भी एक रहस्यमय सन्नाटा था जो अतीत की घटनाओं को छुपाए हुए था। जैसे ही वह अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका उसे घेरने लगा। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन विक्रम ने ध्यान से अस्पताल की हर कमरा छाना। उसे वहां कुछ सुराग मिलने थे। अस्पताल के एक कमरे में उसे एक पुराना डायर मिला, जिसमें उस दिन के हालात लिखे थे। डायर में लिखा था कि आरती को जानबूझकर मार दिया गया था, क्योंकि उसने कुछ गुप्त बातें जान ली थीं, जो कुछ शक्तिशाली लोगों को बर्दाश्त नहीं थी। विक्रम ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। वह धीरे धीरे उन लोगों के नाम ढूंढने लगा जिनका अस्पताल से गहरा संबंध था। एक एक कर सच्चाई सामने आने लगी। अचानक अस्पताल के बाहर एक काली परछाई ने विक्रम को घेर लिया। वह उस खतरनाक व्यक्ति का साया था जो आरती का हत्यारा था। विक्रम ने डरने की बजाय उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। परछाई ने एक भयानक आवाज निकाली, लेकिन तभी पुलिस की आवाजें दूर से आने लगीं। विक्रम ने छुपते हुए अपने मोबाइल से पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने उस काली परछाई को पकड़ लिया और आरती की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। विक्रम ने स्टेशन के उस पुराने कोने में जाकर रजिस्टर को बंद किया। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना बंद किया, उसे हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई और सब कुछ शांत हो गया। उस रात से स्टेशन पर भूतिया घटनाएं बंद हो गईं। विक्रम ने अपने अनुभव को कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उस रात की यादें बनी रहीं। ये थी आज की डरावनी कहानी, स्टेशन नाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप पाते रहें ऐसी और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अगली बार क्या सुनना चाहते हैं। ध्यान रखें, रात में कहीं भी अकेले न जाएं। फिर मिलेंगे
अलविदा।